हेलो फ्रेंड्स, मैं शाहिद एक बार फिर से जुपिटर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। भाई आज हमारा टॉपिक रहेगा फिस्कल पॉलिसी। देखिए भाई, फिस्कल पॉलिसी को हम दो तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं, दो तरीकों से इसको डिफाइन कर सकते हैं, या फिर इसकी परिभाषा दो तरीके से दी जा सकती है। पहली परिभाषा ये दी जा सकती है इसकी कि भाई फिस्कल पॉलिसी एक इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसके थ्रू गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करती है। फिस्कल पॉलिसी वो इकोनॉमिक पॉलिसी है भाई। इकोनॉमिक पॉलिसीज दो तरीके की होती हैं, एक होती है फिस्कल पॉलिसी और दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। ये दोनों आपके सिलेबस में है। आज तो हम इसको डिस्कस करेंगे ना, आज डिटेल में। इसको हम दूसरी वीडियो में देखते हैं। तो भाई फिस्कल पॉलिसी क्या है? एक इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसके थ्रू सरकार इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या करती है? रेगुलेट करती है, ताकि इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जाए। अब इकोनॉमी को किस तरीके से स्टेबलाइज किया जाता है, जब हम स्कोप ऑफ फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इस चीज की अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये तो होगी एक परिभाषा। अब इसकी दूसरी परिभाषा ये है कि भाई फिस्कल पॉलिसी एक गवर्नमेंट पॉलिसी है जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है? रेवेन्यू जनरेट करती है और खर्चा करती है। क्या करती है? रेवेन्यू जनरेट फिस्कल पॉलिसी इज अ पॉलिसी ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ओके, अब ये रेवेन्यू क्या होता है भाई? रेवेन्यू हो गया कमाई और एक्सपेंडिचर हो गया खर्चा। देखो भाई, जैसे कि आपने देखा होगा कि सरकार काफी सारे काम करती है भाई। वेलफेयर काम करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, लोन्स देती है, ग्रांट्स देती है। ग्रांट्स मीन्स हेल्प करती है, लोगों की हेल्प करती है। सरकार रोड बनाती है, सरकार अस्पताल बनाती है, सरकार कॉलेजेस बनाती है, यूनिवर्सिटियां बनाती है, और भी काफी सारी चीजें करती है सरकार। मेंटेनेंस करती है, लोगों को सैलरी देती है ना। ये हो गया सरकार का खर्चा। भाई सरकार खर्चा तो करती है, बट इसके पास पैसा आता कहां से है? इसके पास पैसा कहां से आता है? तो पैसा तो बड़े तरीकों से आता है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन जिस तरीके से पैसा आता है उसको कहते हैं हम रेवेन्यू। यानी पैसा जनरेट करने को हम कहते हैं रेवेन्यू, कमाई सरकार की। तो कमाई किस किस तरीके से हो सकती है भाई? सरकार हमारी इनकम पे टैक्स लगाती है, सरकार ड्यूटीज लगाती है। ड्यूटीज हम एक तरीके का टैक्स है, लेकिन ये उन गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है जो बाहर से इंपोर्ट हुई होती है। यानी जब बाहर की कोई कंट्री हमारी कंट्री में क्या करेगी? इंपोर्ट करेगी। जब इंपोर्ट करेगी तो उस इंपोर्ट पे जो टैक्स लगेगा उसको ड्यूटीज कहा जाता है। समझ आ गई? उसके बाद बोरोइंग करती है सरकार, यानी लोन लेती है, चाहे फिर अपनी कंट्री के कमर्शियल बैंक से ले, या फिर पब्लिक से लोन उठाए, या फिर बाहर की किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक, वहां से लोन लेकर के आए। एक हो गया ये। फिर होता है डिविडेंड्स। भाई क्या होता है ना, कुछ कंपनियां क्या करती हैं? कुछ कंपनियां शेयर्स बेचती हैं, और शेयर्स बेचने का मतलब ये होता है कि वो क्या कहती हैं कि भाई जब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारे को जितना मुनाफा होगा तो आपको उस मुनाफे का शेयर दिया जाएगा, इसीलिए उनको शेयर कहा जाता है। तो उस मुनाफे के शेयर को हम क्या कहते हैं? डिविडेंड्स कहते हैं। तो हमारी सरकार क्या करती है? काफी सारी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करती है, यानी उनके शेयर्स खरीदते हैं, और जब उन कंपनीज को मुनाफा होता है तो उस मुनाफे का जो हिस्सा सरकार को दिया जाता है उसको डिविडेंड कहते हैं। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका पैसे कमाने का। उसके बाद इंटरेस्ट। सरकार लोन देती है लोगों को, या बैंक्स को, किसी को भी देती है लोन, तो लोन पे फिर इंटरेस्ट, सूद मिलता है उसको, वो भी कमाई है। तो ये हो गया सरकार का रेवेन्यू और सरकार का एक्सपेंडिचर, यानी सरकार कहां कहां खर्चा करती है और सरकार कैसे पैसा कमाती है। अब हमारा ये तो हो गया थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा सा जर्नल ओवरव्यू। हमारा मेन टॉपिक तो आ गया भाई। इस टॉपिक का जो असली कंटेंट है वो आगे है। वो आगे ये है कि हमारे पास हमारे पास दो तरीके के रेवेन्यू जनरेट करने का जरिया है। यानी हम रेवेन्यू दो तरीकों से जनरेट करते हैं, और एट द सेम टाइम हम खर्चा भी दो तरीके, हम मतलब कि हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, तो हम उसको अब डिटेल में पढ़ते हैं। अब क्या भाई, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि सरकार रेवेन्यू भी जनरेट करती है, एट द सेम टाइम खर्चा भी करती है। और अब रेवेन्यू जनरेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं भाई।
एक आ गया रेवेन्यू रिसिट और दूसरा आ गया कैपिटल रिसिट। ठीक है, अभी रेवेन्यू रिसिट क्या होता है? रेवेन्यू रिसिट को आप कमाई भी कह सकते हो, कमाई। देखिए, जब सरकार पैसा उन जरियों से कमाए या फिर सरकार पैसा या रेवेन्यू उन जरियों से जनरेट करे कि वो एक तरीके की कमाई हो जाए सरकार के लिए, यानी कि सरकार के पास वो पहले पैसा नहीं था, नया पैसा आया है, इट इज न्यू मनी, तो इस तरीके के रेवेन्यू जनरेशन को हम रेवेन्यू रिसिट कहते हैं। और इसमें कौन सी चीजें आती है? जैसे टैक्स। भाई सरकार हमारे से टैक्स लेती है, हमारी इनकम पे लेती है, तो क्या सरकार ने हमें पैसा दिया हुआ है और फिर हमसे वो वापस ले रही है? नहीं, बल्कि वो क्या कर रही है? भाई हमसे टैक्स ले रही है, उसके पास नया पैसा आ रहा है। सरकार ड्यूटीज लगाती है, एक्सपोर्ट पे ड्यूटीज लगाती है, तो सरकार ने क्या किसी फॉरेन कंट्री को पैसा दिया हुआ था और फिर उनसे लिया? नहीं, सरकार के पास ये नया पैसा आया है इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटीज। सरकार जीएसटी लगाती है, इट इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो क्या हमारे को पैसा दिया गया? नहीं, सरकार के पास ये कमाई है सरकार की। उसी तरह से इंटरेस्ट, डिविडेंड्स वगैरह, ये क्या है? सरकार की ये कमाई है, ये नया पैसा है, सरकार के पास नया पैसा आया है, ये सरकार की कमाई है। तो ये हो गया रेवेन्यू रिसिट, यानी सरकार के पास जब पैसा किसी ऐसे तरीके से आए कि सरकार के पास ये पैसा नहीं था पहले, बल्कि ये एक नया पैसा आया सरकार के पास, इस तरीके के पैसे को हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिसिट। इस तरीके के रेवेन्यू जनरेशन को हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिट। अब आता है भाई कैपिटल रिसिट। अभी कैपिटल रिसिट क्या होता है? मिसाल, भाई गाइस मिसाल लीजिए, सपोज कि आपने क्या किया हुआ, आपके पास 10 लाख रुपए थे, तो आपने किसी दोस्त को दे दिए और कुछ रिश्तेदारों को दे दिए क्योंकि उनको जरूरत थी। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, और उन्होंने बताया कि हम आपको 2 महीने के अंदर अंदर आपको ये पैसा वापस कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो गया कि अगर 2 महीने के अंदर आपको ये पैसा वापस नहीं मिला और आपको क्या हो गया, 2 महीने के अंदर अंदर ही आपको दरकार पड़ी कि भाई आपने कहीं पैसे देने हैं। ठीक है, आपने कोई चीज लेनी है या कुछ भी है, पैसे की जरूरत पड़ी है आपको, तो ऐसे में क्या करोगे आप? भाई जल्दी जल्दी अपने दोस्त के पास, तो रिश्तेदारों के पास जाएंगे कि भाई मेरा पैसा जो मैंने आपको दिया हुआ था भाई मुझे वापस कर दो, मुझे जरूरत है ना? यानी आप क्या करेंगे? आप लोन की रिकवरी करेंगे ना, लोन की रिकवरी। मतलब कि आपके पास नया पैसा नहीं आया, बल्कि क्या हो गया, आपने जो पैसा दिया था वही आपके पास वापस आ गया। तो इसी तरह से जब सरकार को क्या होता है, जब सरकार के पास पैसा नहीं होता, यानी कि उसके पास कोई सोर्स नहीं है, तो वो कहीं फंस जाता है, तो उसके पास भाई एक ही उम्मीद रहती है कि भाई जो मैंने लोन दिया हुआ है वो मेरे पास वापस आ जाए। यानी सरकार क्या करती है? पैसा जुगाड़ करती है, GUGAD। यानी जब पैसा जुगाड़ करके आया उसको कहते हैं हम कैपिटल रिसीट। अब सोचो फॉर एग्जांपल, अब सरकार के पास क्या हो गया, यानी कि अब जैसे मैंने आपकी एग्जांपल ली थी, यानी आपको लोन की रिकवरी भी नहीं हुई। आपके दोस्त ने बोला यार मैंने तो कार ले ली उस पैसे से, तो अब मैं तो अभी नहीं दे सकता भाई, 5-6 दिन के बाद ले लियो तू, तो आप तो फंस गए। तो ऐसे में आपके पास एक और ऑप्शन बचता है, आप डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, अपने एग्जिस्टिंग कैपिटल को बेच देंगे। आप क्या करेंगे? आप शेयर्स बेच देंगे। जो आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे थे, आप किसी दूसरी कंपनी को वो बेच देंगे और उससे पैसा हटेंगे। यानी आपके पास नया पैसा तो नहीं आया ना भाई, आपके पास जो पैसा था वही वापस आया। आप अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी बीवी की ज्वेलरी बेचेंगे, कार, अगर मुलाजिम है तो कार बेच देंगे। लेकिन अब सोचो, आपके पास शेयर्स भी नहीं है, आपके पास प्रॉपर्टी भी नहीं है, क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई है अभी, अभी आप अपने पापा के खर्चे पर ही सब कुछ करते हैं। अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई है तो बीवी नहीं है, तो ज्वेलरी नहीं है भाई, मुलाजमत नहीं है, जॉब नहीं है, कार नहीं है। तो ऐसे में आपके पास एक और ऑप्शन है, आप क्या करेंगे? बोरोविंग करेंगे। तो इसी तरह से जब सरकार कहीं फंस जाती है तो वो क्या करती है? वो भी बोरोइंग करती है, पैसा लाती है। उसके पास पैसे लाने के 2 तरीके हैं, या तो अपने ही कंट्री के कमर्शियल बैंक से पैसा ले ले, या फिर पब्लिक से पैसा उठाए थ्रू सिक्योरिटीज। ठीक है, या फिर क्या करे, या फिर किसी बाहर के इंस्टीट्यूशन से, बाहर के किसी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से पैसा लाए, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसको कहते हैं भाई कैपिटल रिसीट। अब मैं एक बार फिर से कह देता हूं, रेवेन्यू रिसीट उस तरीके के रेवेन्यू जनरेशन को कहते हैं जब सरकार के पास नया पैसा आए, और कैपिटल रिसीट उस रेवेन्यू जनरेशन को कहते हैं जब सरकार के पास पैसा जुगाड़ से आए, यानी उसके पास कोई नया पैसा नहीं आता है, उसके पास जो एग्जिस्टिंग था
वही आ रहा है। उसने लोन दिया था वो वापस आ गया, उसने डिसइन्वेस्टमेंट की यानी उसने पहले कार खरीदी थी, है ना, खरीदी थी, तो उसके पास कार है, कैपिटल है, एसेट है, बट इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेट, कार इज अ फॉर्म ऑफ एसेट, ज्वेलरी इज अ फॉर्म ऑफ एसेट, प्रॉपर्टी इज अ फॉर्म ऑफ एसेट, ठीक है। एसेट इज दैट पर्टिकुलर थिंग विच यू कैन कन्वर्ट इनटू मनी इजिली, ठीक है। तो प्रॉपर्टी बेच दी, आपने नुकसान कर दिया। डिस इन्वेस्टमेंट करी, आपने बोरोइंग करी, ठीक है। अब बोरोइंग करी तो उसने वो हमारा दादा तो नहीं लगता कि भाई उसने पैसे दे दिए तो अब लेगा नहीं वापस, जिससे बोरो किया आपने उसको पैसे वापस तो देने हैं, तो एक तरीके का जुगाड़ हो गया। जब आप पैसे क्या करो, जब आप पैसे, जब नया पैसा आए वो होगी कमाई, जब आप पैसा इस तरीके से कमाओ, जब आप रेवेन्यू इस तरीके से जनरेट करो कि आपके पास नया पैसा नहीं आए बल्कि एग्जिस्टिंग से ही कुछ आपने जुगाड़ किया, उसको कहते हैं कैपिटल रिसिट। तो ये था रेवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट, ये दो तरीके के हमारे पास रास्ते होते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के। अब हम बात करेंगे भाई एक्सपेंडिचर की। अब हम बात करेंगे सरकार खर्चा कैसे करती है, किन तरीकों से करती है। तो सरकार के खर्चे करने के दो तरीके हैं, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब क्या है, सरकार ने जो रेवेन्यू जनरेट किया है थ्रू मेनी वेज, थ्रू टैक्स और थ्रू नॉन टैक्स वेज, फॉर एग्जांपल ड्यूटीज, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एटसेट्रा, एनीवे। अब सरकार ने ये पैसा कहाँ कहाँ खर्च करती है भाई। सरकार लोगों को पेंशन देती है, हमारे जो ओल्ड पीपल हैं उनको पेंशन मिलती है, ओल्ड पीपल, डिसेबल लोगों को पेंशन मिलती है, ठीक है, मिलती है ना। उसके अलावा सरकार मेंटेनेंस करती है ना। सरकार ने स्कूल बनाए हुए हैं, कॉलेजेस बनाए हुए हैं, यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, अस्पताल हैं, और भी सारे और भी बहुत सारे सरकारी दफातर हैं, उनकी मेंटेनेंस करती है। अच्छा, हमारी मिलिट्री पे खर्चा होता है, हमारी फौज पे खर्चा होता है। अच्छा भाई, सरकारी मुलाजमों की सैलरी पर खर्चा होता है, बहुत सारे वेलफेयर एक्टिविटीज़ होती हैं, रोडें बनती हैं, अस्पताल बनते हैं, स्कूल बनते हैं, ठीक है, टनल्स बनते हैं, रेलवे लाइंस बनती हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद सरकार कभी कभार क्या हो जाता है, कभी कभार किसी एरिया में बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है, या फिर सुनामी आ जाती है, तो उनको ग्रांट दी जाती है। ग्रांट मीन्स हेल्प दी जाती है। तो अब मुझे आप एक बात बताओ, सरकार ने पेंशन दिया है किसी को, क्या उसे वापस लेगी? नहीं। सरकार मिलिट्री पे खर्चा करती, क्या मिलिट्री से पैसा वापस लेती है? नहीं। सरकार हमें सैलरी देती, क्या हमसे पैसा वापस लेती है? नहीं। सरकार वेलफेयर एक्टिविटीज करती है, क्या पैसा लेती है? नहीं। सरकार किसी को मदद देती है भाई, ग्रांट मदद दिया, तो क्या फिर बाद में जाएगी उसके पास कि तू मेरा पैसा वापस कर? नहीं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम उस खर्चे को कहते हैं जहां से हमारे पास रिकवरी का कोई ऑप्शन नहीं, जो पैसा यानी कि नो होप ऑफ रिकवरी इज देयर इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी पैसा गया तो गया, पैसा गया तो गया, यानी कि भाई कैसे पेंशन दी कि पैसा वापस आएगा? नहीं आएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम उस एक्सपेंडिचर को कहते हैं, उस खर्चे को कहते हैं। ये सिंपल से अगर आम भाषा में इसको कहोगे भी आप, तो खर्चा, यानी खर्चा कर दिया आपने, ठीक है, अब वो वापस नहीं आएगा। तो जिस काम में या फिर जिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम उस एक्सपेंडिचर को कहते हैं जिसमें हमारे को पैसे की रिकवरी की कोई उम्मीद ना हो, देयर इज नो उम्मीद ऑफ रिकवरी ऑफ दैट मनी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप कि आपको समझ आ गया हो यार। अब आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप खर्चा भी कह सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। अब कैसे, मैं बता देता हूं आपको। अब देखिए, अब सरकार क्या करती है, अब सरकार के पास जो पैसा आता है वो खाली लोगों को ही नहीं बांट देती है, वो खाली वेलफेयर एक्टिविटीज में ही नहीं जाता, वो खाली मददों में ही नहीं जाता है, सरकार लोन भी देती है भाई। तो लोन देती है तो लोन पे इंटरेस्ट भी मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। सरकार क्या करती है, सरकार इन्वेस्टमेंट भी तो करती है, सरकार शेयर्स भी तो खरीदती है, शेयर्स भी खरीदती है, बॉन्ड्स भी खरीदती है ना, खरीदती है, हाँ भाई खरीदती है। तो लोन दिया इंटरेस्ट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट क्या, शेयर्स खरीदा तो डिविडेंड्स मिलेंगे, बॉन्ड्स खरीदा तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हम उस एक्सपेंडिचर को कहते हैं जहां से हमारे को पैसे की रिकवरी की पूरी उम्मीद है। देयर इज उम्मीद ऑफ रिकवरी ऑफ मनी, यानी आपने पैसा तो लगा दिया लेकिन वो पैसा वापस आएगा,
बसूरत आपको वो, जैसे आपने लोन दिया, आपको प्रिंसिपल अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ में आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, यानी कि आपने जो पैसा खर्च किया था वो आपको वापस भी तो मिला। मिला कि नहीं मिला? तो इस तरीके के खर्चे को हम कहते हैं, सॉरी, उस खर्चे को, जिस खर्चे से हमारे को पैसे की रिकवरी की उम्मीद है, उसको कहते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उस खर्चे को जहां से हमारे को पैसे के आने की कोई उम्मीद नहीं है, देयर इज नो होप ऑफ रिकवरी ऑफ मनी, ठीक है, पैसा गया तो गया, इस तरीके के एक्सपेंडिचर को अपन कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो गाइज ये था हमारा टॉपिक, क्या था? रेवेन्यू रिसिट, कैपिटल रिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप कि भाई आपको समझ आ गया हो। अब इसके अलावा एक और चीज रहती है अब इसमें, अब बात आती है भाई फिस्कल डेफिसिट और फिस्कल सरप्लस की। फिस्कल डेफिसिट को हम बजट डेफिसिट भी कहते हैं। अब क्या होता है, जैसे ये आपको पता, आपने बजट के बारे में सुना होगा ना कि हाँ, सरकार ने 1 फरवरी को बजट पेश किया, ठीक है। अब ये बजट होता क्या है भाई? क्या होता है ये बजट? बजट क्या होता है? बजट होता है भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, STATEMENT, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें एक फाइनेंशियल ईयर के बारे में, फाइनेंशियल ईयर के रेवेन्यू जनरेशन और खर्चे की बात होती है कि हाँ, हमने रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करना है, हमने खर्चा कहाँ पे करना है, उसको कहते हैं बजट। यानी जिसमें क्या दिया होता है, रेवेन्यू जनरेशन और बजट के एस्टिमेट दिए होते हैं। बजट क्या होता है? एक तरीके से क्या होता है, बजट एक एस्टिमेट होता है कि हमने पैसा कहाँ कहाँ से कमाना है और हमने उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करना है, इसको कहते हैं बजट। अब क्या होता है भाई, कभी कभार क्या हो जाता है, अब ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है या बजट डेफिसिट क्या होता है? अगर हमारे पास रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू इज लेस एंड एक्सपेंडिचर इज मोर, यानी कि अगर हमने क्या किया है, हमने एक ऐसा बजट तैयार किया है जिसमें रेवेन्यू तो कम है, लेकिन खर्चा क्या है, खर्चा ज्यादा, तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या अकर हुआ है, फिस्कल डेफिसिट। यानी वो कहते हैं ना, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। तो इस तरीके से जब हमारे पास क्या है, जब हमारे पास कमाई कम है और खर्चा ज्यादा है, जब सरकार के पास कमाई कम है और खर्चा ज्यादा है, तो इसको कहते हैं हम फिस्कल डेफिसिट या फिर बजट डेफिसिट। तो अब क्या हो जाता है, जब भाई अब रेवेन्यू तो कम है, तो ऐसे में क्या करेगी सरकार के पास 2 तरीके रहते हैं। एक तो क्या करे, डेफिसिट फाइनेंसिंग करे। डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या होता है, सरकार किसको कहती है, सेंट्रल बैंक को कहती है कि तू थोड़ा सा और ज्यादा पैसा छाप ले भाई, जितना मतलब कि जितना डेफिसिट हुआ। फॉर एग्जांपल, अगर सरकार ने एस्टिमेट ये दिया कि हमारा खर्चा होगा 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़, और उसके पास रेवेन्यू का एस्टिमेट है 90 करोड़, तो उसके पास 10 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट आ गया। तो इस 10 करोड़ के फिस्कल डेफिसिट को मेट करने के लिए सरकार क्या करेगी, या तो हमारे सेंट्रल बैंक, हमारे जैसे हमारा है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको कहेगी कि भाई तू क्या कर यार, थोड़ा सा पैसा छाप दे, यानी कि उसको बोलेगी तू 10 करोड़ छाप ले, ठीक है। या एक और तरीका रहता है, सरकार क्या करेगी, बोरोइंग करेगी, या तो हमारे सेंट्रल बैंक से पैसा बोरो करेगी, या फिर पब्लिक से पैसा उठाएगी, ठीक है, लोन उठाएगी, या तो फिर किसी बाहर के किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर के आएगी और इस डेफिसिट को मेट करेगी। ये हो गया फिस्कल डेफिसिट। समझ आ गई? एक बार और बता देता हूँ यार, फिस्कल डेफिसिट हम क्या कहते हैं, जब हमारे पास या हमारी सरकार का खर्चा ज्यादा है लेकिन कमाई कम है, तो इसको कहेंगे कि हम फिस्कल डेफिसिट हो गया। अब ये फिस्कल सरप्लस क्या हो गया, अगर बजट कुछ इस तरीके का है कि क्या है, इसको हम बजट सरप्लस भी कहते हैं सबसे पहले। तो अगर हमारा बजट कुछ इस तरीके का है जिसमें हमने रेवेन्यू का एस्टिमेट ऐसा दिया हुआ है कि वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, यानी हमारे पास कमाई ज्यादा है और खर्चा कम है, तो इस तरीके के एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं, फिस्कल सरप्लस कहते हैं। तो गाइज, ये था भाई हमारा टॉपिक। भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो भाई उसको भी डाउनलोड करें, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही गाइज, बहुत जल्द मैं आपको एक ई बुक भी प्रोवाइड करने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स की, तो टू द पॉइंट होगी, उसका सोर्स रहेगा HL आहूजा, ML जिंघन, ML सेठ, इन 3 किताबों का निचोड़ आपको दिया जाएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो गाइज, हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहिए, और जब हम आपको ई बुक प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदने की कोशिश करें। सो थैंक यू।
for watching the video.